सो कभी कभी पुलिस रिलक्टेंट रहती है, तो उस केस में कहा जाता है कि आप ये जीरो एफआईआर लिख लो, ये मत करो कि आप एफआईआर मत लिखो, इससे बेटर है कि आप जीरो एफआईआर लिख लो कि कहाँ क्राइम हुआ कहाँ नहीं, ये बाद की बात है, बाद में देखा जाएगा किस थाने की जुरिस्डिक्शन में आता है किस में नहीं आता। जीरो एफआईआर लिखी जाएगी तो फिर काम आसान हो जाएगा, ताकि वो बाद में सेटल हो जाएगा कौन सा थाना कैसा है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई की अपडेट क्या है? यूनियन होम मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन Ministry of Cooperation recently launched a new portal dedicated to overseas citizens of India, streamline service and access। तो कुल मिला के नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, और कुल मिला के ये ओसीआई सिटीजन्स के लिए जो पहले से चला आ रहा है, 2005 से ही चला आ रहा है, ओसीआई सिटीजन्स के लिए। आप सबको पता है ओसीआई सिटीजन्स क्या होता है, जिनको कुछ बेसिक राइट्स नहीं होते, सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते, और इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और सेंसिटिव गवर्नमेंट जॉब्स नहीं कर सकते, और ऐसी एक दो चीज़ें और हैं जो वो नहीं कर सकते, और बस इतना ही है, 2-3-4 चीज़ें हैं जो वो नहीं कर सकते, अदरवाइज़ वो सारे उनको इंडिया में रह सकते हैं, लंबे टाइम तक स्टे कर सकते हैं अगर उनके पास ओसीआई कार्ड है तो। अब उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को वो उनके दादा-परदादा या उनके माँ-बाप इंडियन सिटीज़न रहे हों, तो उनको ओसीआई सिटीज़नशिप मिल जाती है, ओवरसीज़ सिटीज़नशिप। इसका मतलब इंडिया में नहीं रहते, फिलहाल कहीं बाहर रह रहे हैं, और दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, अमेरिकन सिटीज़न हैं, तो उनके पास ओसीआई, अपनी कंट्री में आएँगे, रहेंगे, खाएँगे, पिएँगे, बाकी सब जो भी कर सकते हैं। हाँ, लैंड को लेके कुछ इश्यूज़ हैं, लैंड नहीं ले सकते। बाकी सब वही है। यूनियन होम मिनिस्टर बैकग्राउंड क्या है? इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 1955 अगस्त 2005 में इंट्रोड्यूस होता है। प्रोवाइड अ फॉर्म ऑफ क्वासी सिटीजनशिप, तो आधी सिटीजनशिप टाइप की है। टू एलिजिबल फॉरेन नेशंस टू इंडियन ओरिजिन हू कैन रजिस्टर ऑन ओसीआई, जिन्होंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया सिर्फ उन्हीं को मिलेगी। फॉर्मर इंडियन सिटीजन, जो पहले जिनके सिटीजन रह चुके हैं, माँ-बाप रह चुके हैं, दादा-परदादा रह चुके, खुद रह चुके हैं। एज़ ऑफ और आफ्टर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी तक। और दोज एलिजिबल टू बी इंडियन सिटीजन, 26 जनवरी 1950 तक जिनकी एलिजिबिलिटी बनती थी या जो सिटीजन थे, दोनों को। डिसेंडेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंडियन टेरिटरी पोस्ट 15 अगस्त 1947, माँ बाप दादा परदादा कोई इंडियन डिसेंडेंट थे 15 अगस्त 1947 के बाद जो इंडिया में रहे थे, पैदा हुए थे या जो बाहर में आ गए थे, उन तब के लिए उन सब के लिए सिटीजनशिप का प्रोविजन है, ओसीआई सिटीजनशिप। चिल्ड्रन, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडचिल्ड्रन, सच सिटीजंस, माइनर चिल्ड्रन फॉर एलिजिबल इंडिविजुअल्स, स्पाउसेस ऑफ इंडियन सिटीजंस और ओसीआई कार्ड होल्डर्स मैरिड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, 2 साल तक। स्पाउसेस ऑफ इंडियन सिटीजंस और ओसीआई कार्ड होल्डर्स मैरिड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, 2 साल से किसी इंडियन सिटीजन से मैरिड हैं। ध्यान रखना, इसमें ना पाकिस्तानी आती है ना बांग्लादेशी आते हैं। तो रिसेंटली आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनने को मिली थी कि एक इंडियन सीआरपीएफ के अंदर काम करने वाले एक इंडिविजुअल ने किसी पाकिस्तानी लेडी से शादी की थी, और शादी की थी इस करके उसको जॉब उसकी चली गई। जॉब इस करके गई क्योंकि पहली बात ये कि उसकी वाइफ जो थी शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए आई थी। शॉर्ट टर्म वीज़ा पे इंडिया आई थी। शॉर्ट टर्म वीज़ा पे आने के बाद उसने शादी कर ली। उसके बाद उसने लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई किया था। लॉन्ग टर्म वीज़ा उसका अभी आया नहीं था। तो शॉर्ट टर्म वीज़ा की वैलिडिटी खत्म हो गई थी। इसका मतलब उसको पाकिस्तान जाना था और लंबे टाइम से स्टे कर रही थी इंडिया में। इस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑब्वियसली उसको तो पाकिस्तान जाना ही था। अब ये इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म नहीं किया था, क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ शादी करने के केस में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। सिटीज़नशिप नहीं मिलती क्योंकि पाकिस्तान भी इंडियंस को सिटीज़नशिप नहीं देता। ये एक इश्यू है। और बाकी ये होता है कि गवर्नमेंट की मर्ज़ी होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने की अथॉरिटी जो होती है पार्लियामेंट के पास होती है। सिटीज़नशिप किसी भी टाइप की सिटीज़नशिप है, चाहे वो ओसीआई है या दूसरी तीसरी टाइप की जितनी भी सिटीज़नशिप है, तो ये अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। वो चाहे जिस भी लॉ के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन लॉ में चेंज करके, सिटीज़नशिप लॉ में चेंज करके ये अमेंडमेंट करके ऐड किया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से जो भी नॉन मुस्लिम्स को छोड़ के बाकी सब जितनी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, है ना? और ये इंडिया में आ सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, सिटीज़नशिप इनको इंडियन गवर्नमेंट देगी, पर ये प्रोविज़न था 2014 तक के लिए था। वहाँ तो 2014 तक जो आए उन लोगों के लिए था। जो उसके बाद आए हैं उनके लिए बाद में चल के गवर्नमेंट अमेंडमेंट करे, एक्ट करे, कुछ भी करे वो कर सकती है। अब ध्यान रखना कि उस केस में तो फिर पाकिस्तानी वो उस केस में उसकी शादी को क्यों वैलिडेट नहीं किया? पहली बात है कि पाकिस्तानियों को अलाउड नहीं है। दूसरी बात, मुस्लिम्स को अलाउड नहीं है, नहीं तो पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश ही इंडिया आके बस जाएगा। इस करके ये प्रोविज़न्स किया गया है। बाकी कम्युनिटीज़ को है, मतलब इन कंट्रीज़ की माइनॉरिटीज़ में जो है, चूँकि माइनॉरिटीज़ इन कंट्रीज़ में इनसिक्योर हैं, इस करके उनके लिए प्रोविज़न किया है। माइनॉरिटीज़ इनसिक्योर हैं इस करके, और मेजॉरिटी को नहीं कर सकते क्योंकि फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक हैं, अगर इनकी कंट्री में अगर मुस्लिम्स ही सिक्योर नहीं है फिर वो नहीं हो सकता। और यहाँ पर भी इंडियन सिटीजन्स को सिटीजनशिप अलाउड नहीं होती, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना,
इस करके ये भी अलाउ नहीं करेंगे। अब ओसीआई पे वापस आते हैं। माइनर चिल्ड्रन ऑफ एलिजिबल इंडिविजुअल्स, उनके माइनर बच्चे यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे, स्पाउसेस ऑफ इंडियन सिटीजन ऑफ ओसीआई कार्ड होल्डर्स मैरिड टू एटलीस्ट 2 इयर्स। ओसीआई कार्ड होल्डर की वाइफ, उनको मिल सकती है ओसीआई सिटीजनशिप। इंडिविजुअल फॉर देयर पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, दादा परदादा और उसके ऊपर जो भी होता है, वर एवर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और रिस्ट्रिक्टेड नेशंस as notified. Individuals or their parents, grandparents, great grandparents were ever citizen of Pakistan, Bangladesh और other restricted nations, ये एलिजिबल नहीं होंगे, इनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। दादा परदादे उससे पहले कि अगर वो पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हैं तो नहीं मिलेगी। आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश तो उनको नहीं मिलेगी। 1935 का पाकिस्तान बांग्लादेश, 1935 का नहीं 1930 का बांग्लादेश नहीं आता, बांग्लादेश तो 1947 वाला ही है। 1935 का इंडिया, सॉरी हाँ ये प्रोविजन 1935 का इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे म्यांमार इंडिया से निकल के अलग हो गया था, बर्मा जिसको कहते हैं 1935 में। 1935 के बाद इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के जो सिटीजन थे जो पहुंच गए थे उनको, पर अगर वो पाकिस्तानी बांग्लादेशी सिटीजन हैं, ग्रेट पेरेंट्स हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं या वो खुद हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और उसके बाद रेजिडेंसी क्राइटेरिया है, मस्ट बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर इंडिया अप्लाई 6 मंथ्स और कंटिन्यूस स्टे, 6 महीने तक अगर कंटिन्यूस स्टे किया है इंडिया में रह के तो उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। बेनिफिट्स ऑफ ओसीआई, लाइफ लॉन्ग मल्टी एंट्री वीजा फॉर इंडिया, जितनी बार मर्जी आओ, लाइफ लॉन्ग वीजा है आपका। नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे, कितने दिन तक आप स्टे करेंगे कोई लेंथ नहीं है। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, फाइनेंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कैन अडॉप्ट चिल्ड्रन एंड एंजॉय डोमेस्टिक एयर फेयर पैरिटी, एंड सेम एंट्री फी फॉर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसे ताजमहल घूमने जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाते हैं, वहां पर फॉरेनर्स के लिए टिकट जो है ज्यादा होती है, इन लोगों के लिए वही सेम रहेगी जो इंडियंस के लिए होती है। कैन प्रैक्टिस प्रोफेशंस लाइक डॉक्टर, लॉयर, सीए बन सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है? पॉलिटिकल राइट्स, वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं मिलेगी इनको, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, वर्क इन सेंसिटिव एरियाज, माउंटेनियरिंग, मिशनरी वर्क, जर्नलिज्म विदाउट प्रायर परमिशन, तो इन सब एरियाज के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए और मिशनरी वर्क के लिए या फिर जर्नलिज्म के लिए इनको परमिशन लेनी पड़ेगी तब मिलेगी। प्री मूवमेंट इन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, तो जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज है वहां पे जाना अलाउड नहीं होगा ओसीआई को। रेनंसिएशन ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओसीआई, रेनंसिएशन, रजिस्टर्ड ओसीआई कैन वॉलंटरी रिनाउंस देयर स्टेटस, अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं। माइनर चिल्ड्रन ऑफ सच इंडिविजुअल्स विल ऑटोमेटिकली लूज ओसीआई स्टेटस, तो माइनर बच्चों को नहीं मिलेगा ये, विल ऑटोमेटिकली लूज ओसीआई, तो जब इन्होंने छोड़ दिया तो इनके बच्चों का भी सिटीजनशिप अपने आप खत्म हो गया। कैंसिलेशन ग्राउंड्स क्या? रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिस प्रेजेंटेशन, अगर गलत तरीके से आपने सिटीजनशिप ली है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी सिटीजनशिप खत्म कर सकती है। डिसअफेक्टिंग टुवर्ड्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंगेज्ड विद द एनिमी नेशंस ड्यूरिंग वॉर, imprisonment for more than 2 years within 5 years for registration, threat to Indian sovereignty, security और public interest, इन सब केसेस के अंदर आपकी सिटीजनशिप जो है उसको कैंसिल किया जा सकता है। समरी स्नैपशॉट इंट्रोड्यूस्ड अगस्त में इंट्रोड्यूस हुई थी, अथॉरिटी का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। मेजर बेनिफिट लाइफ लॉन्ग वीजा, एनआरआई एंड पैरिटी, नॉट अ सिटीजन, नो वोटिंग राइट्स टू गवर्नमेंट जॉब्स, मैरिज मस्ट एटलीस्ट मोर देन 2 years, और उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश एक्सेट्रा इनको अलाउड नहीं है, एक्सक्लूजन है इनको। तो आरबीआई रिवाइज ड्राफ्ट फॉर एआईएफ इन्वेस्टमेंट, एआईएफ इन्वेस्टमेंट मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो इस तरह के फंड्स जो ट्रेडिशनल फंड्स की कैटेगरी में नहीं आते, आरबीआई की नई गाइडलाइंस आई हैं कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि कौन कौन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एआई फंड में, एआईएफ फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। गाइडलाइंस हैं, नई गाइडलाइंस आरबीआई की तरफ से आई। अब ये जो फंड्स होते हैं, एआईएफ फंड्स होते हैं, ये नॉन ट्रेडिशनल फंड्स होते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें कई तरह के जो इन्वेस्टमेंट है, एंजल इन्वेस्टमेंट है, कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनमें आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंजल फंड टाइप के जो फंड्स हैं और कई सारे और रूट से जो आने वाला पैसा है उसमें ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रोविजंस क्या है? हु आर रेगुलेटेड एंटिटीज, आरईज क्या होते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली इशूड रिवाइज्ड ड्राफ्ट गाइडलाइन हाउ रेगुलेटेड एंटिटीज, आरईज कैन इन्वेस्ट इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स टू स्ट्रेंथन ओवरसाइट एंड इंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। Who are regulated entities? REs कौन है? Supervised by financial regulation. Regulated entities are financial institutions overseen by bodies like RBI, SEBI and IRDA. RBI Reserve Bank of India, SEBI Security Exchange Board of India, IRDA मतलब इंश्योरेंस कंपनीज के लिए IRDA है। Then primary responsibilities क्या है? Maintain financial stability, ensure regulatory compliance, prevent fraud, money laundering and such other financial crimes. Examples क्या है? Scheduled commercial banks. तो पहली बात ये
के सुपरवाइज्ड बाय, ये सुपरवाइज करेंगे। उसके बाद प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी, इंश्योर रेगुलेटरी कंपनी करनी पड़ेगी, कंप्लायंस करना पड़ेगा, प्रिवेंट फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम्स। उसके बाद एग्जांपल्स क्या आते हैं, कौन कौन इसके अंदर आ सकता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जितने भी इंडिया के बैंक्स हैं वो सब एआईएफ में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस जैसे मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस और इस तरह के फाइनेंस करने वाली जो कंपनीज हैं वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। इंश्योरेंस रिपोजिटरीज, इंश्योरेंस कंपनीज, एलआईसी, ये सब इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो भी हाउसिंग फाइनेंस का काम करती हैं, घरों को लोन देने का काम करती हैं, वो ये काम कर सकती हैं, वो एआईएफ इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो व्हाट आर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं? ये प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। एआईएफ आर कलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स दैट पूल मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स फॉर इन्वेस्टिंग इन नॉन ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस। तो ये पूल करके पैसा इकट्ठा करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, पूल करके पैसा इकट्ठा करते हैं। अब ये 4-5 इस तरह के इंस्टीट्यूशंस मिले, इन्होंने पैसे इकट्ठे किए और इकट्ठे करके किसी स्पेसिफिक टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया जो नॉन ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल फंड्स में पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये अलाउड नहीं है इस केस में, एआईएफ के केस में। तो जहां पर अलाउड है वो दूसरे इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेडिशनल एरियाज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी दैट इज कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव। तो एआईएफ वहां पर कंसिडर होएगा। एंड गवर्नड बाय सेबी, एआईएफ रेगुलेशन 2012 टारगेट सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स लाइक HNI and institutions can be structured in LLP companies, trust etc. Not open to general public like mutual funds. हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम लोग नहीं कर सकते, मतलब एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता एआईएफ में इन्वेस्टमेंट। तो उसमें बड़े लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा पैसे वाले लोग इन्वेस्ट करेंगे। ज्यादा पैसे वाले के लोगों का मतलब इंस्टीट्यूशन जो है जिनके पास कई कई 100 या कई कई हजार करोड़ रुपया पैसा पड़ा होता है, वो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। इंडिविजुअल्स, मेरे जैसा इंडिविजुअल या कोई भी इंडिविजुअल, इंडिया का इंडिविजुअल, उसको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है। बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक कर सकते हैं। वो भी इमेजिन करो कि बैंकों का कितना पैसा होता है। एंड फाइनेंस कंपनीज हो गई और एनबीएफसीज हो गई या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, वो जो फाइनेंस का काम ही करते हैं, जिनकी जो पैसे में ही रहते हैं या जो पैसे लेने देने का काम करते हैं, उनको अलाउड है, इंडिविजुअल्स को अलाउड नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और कंपनीज की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट अलाउड है, इंडिविजुअल फॉर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। ना मैं, ना कोई और, ना अंबानी ना अडानी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर वो इन में से किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सो कैटेगरी 1, अब कौन कौन किस किस टाइप की इन्वेस्टमेंट हो सकती है? कैटेगरी 1 की जो इन्वेस्टमेंट है, प्रमोट सोशल इंपैक्ट, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें आता है वेंचर कैपिटल, एंजल फंड, एसएमई फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो लोगों को देने के लिए जो पैसे आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपनी शुरू करता हूँ, स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ, उसमें मैं यहाँ से पैसा ले सकता हूँ। कैटेगरी 2, इन्वेस्ट इन प्राइवेट इक्विटी, डेट, रिटेल एस्टेट, नो लेवरेज एक्सेप्ट ऑपरेशनली, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स, डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड्स। कैटेगरी 3 के अंदर यूज कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज फॉर लेवरेज इंक्लूडिंग डेरिवेटिव्स कैन बी ओपन फॉर क्लोज एंडेड। हेज फंड हम डिस्कस कर चुके हैं, हेज फंड क्या होता है। पाइप फंड्स हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इक्विटी। ये 3 कैटेगरी के अंदर एआईएफ में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। की डिफरेंस अमंग द एआईएफ कैटेगरीज, फोकस एरिया, स्टार्टअप, सोशल वेंचर्स। कैटेगरी 2 के अंदर वही सब जो हमने अभी डिस्कस किया वही है। लेवरेज नॉट अलाउड, लिमिटेड है, अलाउड है कैटेगरी 1 के अंदर। और उसके बाद स्ट्रक्चर क्लोज एंडेड है, क्लोज एंडेड 3 years, ओपन फॉर क्लोज एंडेड। एंड इन्वेस्टर प्रोफाइल, इम्पैक्ट फोकस and growth and yield focus, high risk, high return seekers. So why is this important? Implications of RBI and new draft guidelines prevent regulatory arbitrage by ensuring AIF do not indirectly channel funds into restricted sectors, protect banking sector stability by tightening investment norms for RE, enhance transparency and compliance within India, growing AIF space. तो इसका मतलब एक नया एरिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए नई स्पेस डेवलप हुई है जहां पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आज इतना ही इकोनॉमी के सेक्शंस के अंदर। इसको एआईएफ वाली न्यूज़ को आज ही मेंशन कर लेना जाके, जो हम लोगों ने रिसेंटली ख़त्म किया है। और बार बार आप लोगों को से ही समझाते हैं कि अपने हाथ से नोट्स बनाओ और अलग अलग सेक्शन के अलग अलग नोट्स बनाओ, सो दैट आपको बाद में रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।